आज की बुक है बच्चों की प्रतिभा कैसे उभारें, शिक्षा, खेल एवं अन्य क्षेत्रों में छिपी क्षमता की पहचान कर इम्प्रूवमेंट योर चाइल्ड टैलेंट टू द फुल। आज से हमारा ये पार्ट 1 है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। परिवार में बच्चों की स्थिति। बच्चों में प्रतिभा परिवार की देन है। परिवार वह संस्था है जो बच्चों को जन्म देती है, उसका पालन पोषण कर उसे मनोवैज्ञानिक संरक्षण प्रदान करती है, उसे समाज और राष्ट्र के योग्य बनाती है। परिवार से जन्म लिया हुआ बच्चा ही सामाजिक संबंधों, व्यवस्थाओं और मान्यताओं को प्रतिष्ठा देकर अपने आप को उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप ढालता है। यही संस्कृति है, जीवनचर्या है और यही प्रतिभा का उचित कार्य भी है। बच्चा परिवार की आकांक्षा और अपेक्षाओं का केंद्र होता है। परिवार की सुख, समृद्धि, सफलता का आधार होता है, वह चाहे भारत हो अथवा पश्चिमी कोई अन्य देश। हमारी संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का आधार बच्चा ही है और इसी बच्चे के लिए हम जीवन भर संघर्ष करते हैं। संघर्ष के व्यवहार में अभिभावकों की 2 ही इच्छाएं होती है, एक बच्चे की सुरक्षा एवं संरक्षण तथा दूसरी उसका मानसिक विकास। पालन पोषण के लिए अभिभावक रात दिन परिश्रम करते हैं ताकि वे अपने इन बच्चों का भरण पोषण सरलता से कर सकें। पशु पक्षी, यहाँ तक कि हिंसक जानवर भी अपने इस कर्तव्य का यथाशक्ति पालन करते हैं। चिड़िया भी चोंच में चुग्गा भर कर लाती है और अपने बच्चों को खिलाती है। चूँकि मनुष्य प्रकृति का विकसित प्राणी है, इसलिए वह अपने बच्चों को पोषण के साथ साथ मानसिक रूप से भी विकसित करता है। साथ ही उसका यह भी प्रयास रहता है कि वह बच्चों के ज्ञान एवं प्रतिभा का विकास करे। यह प्रतिभा ही उसे समाज कल्याण के योग्य बनाती है। वह अपनी इस प्रतिभा और योग्यता से समाज में अपना स्थान बनाता है। कल्पना करें कि यदि कोई बहुत योग्य सर्जन है लेकिन वह किसी व्यक्ति का उपचार नहीं करता तो उसकी योग्यता अथवा प्रतिभा किस काम की। योग्यता अथवा प्रतिभा का लाभ समाज को मिले, इसीलिए योग्यता और प्रतिभा विकसित की जाती है। मनुष्य का प्रत्येक कार्य उसके स्वभाव, आदत और मानसिक सोच से प्रभावित होता है। उसकी इस आदत व व्यवहार की छाया ही उसके परिवार और बच्चों पर पड़ती है। वह अपने तथा सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर यह प्रयत्न करता है कि वह अपने बच्चों को अपने से अधिक योग्य, प्रतिष्ठित, प्रभावशाली, संपन्न एवं प्रतिभावान बनाए। यही चाहत उसे प्रेरित करती है कि वह अपने बच्चों की प्रतिभा के विकास के लिए अधिक से अधिक मेहनत करे, ताकि बच्चे भविष्य में समाज के प्रति समर्पित हो तथा सामाजिक मान्यताओं का पालन करे और बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सहयोगी बने। हमारे देश में आज भी किसानों, मजदूरों की संख्या अधिक है, गरीबी और अभाव भी अधिक है। फिर भी जिस वर्ग में आर्थिक संपन्नता बढ़ी है, वे अभिभावक अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाने में गर्व एवं गौरव अनुभव करते हैं। आजकल गरीबी, अभावों आदि के होते हुए भी मध्यम वर्गीय और उच्च मध्यम वर्गीय बच्चों और उनके अभिभावकों में जागरूकता आई है। आज देश के कोने कोने में अच्छे उच्च विद्यालयों की संख्या बढ़ी है। महानगरों और छोटे शहरों के संपन्न परिवारों के बच्चे LKG, UKG और नर्सरी, प्री नर्सरी वाले स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए उत्सुक रहते हैं। सरकारी स्कूलों को लोग खैराती का स्कूल समझने लगे हैं। बड़े बड़े स्कूल आज शिक्षा के क्षेत्र में उद्योग की भूमिका निभा रही है। अच्छे और महंगे स्कूलों में प्रवेश दिलाना अभिभावक प्रतिष्ठा की बात मानने लगे हैं। ऐसे स्कूलों में प्रवेश के लिए जहां उन्हें एक बड़ी रकम देनी पड़ती है, वहीं इन स्कूलों के अन्य कई नखरे भी सहने पड़ते हैं। इन सभी के पीछे अभिभावकों का एक ही उद्देश्य है और वह है उनके बच्चों की प्रतिभा का विकास और समय के साथ दौड़ने की इच्छा, ताकि वे और उनके बच्चे इस दौर में कहीं पीछे न रहें। इन सारी बातों के बाद भी अधिकांश अभिभावक अपने ही बच्चों की उच्च श्रृंखलता से परेशान एवं दुखी हैं। वास्तव में सिनेमाई संस्कृति और ग्लैमर
ने बच्चों की मानसिकता सोच को इतना अधिक प्रभावित किया है कि इस प्रदूषण से अभिभावक भी हताश और निराश होते जा रहे हैं। निराशाओं के घेरों में यद्यपि आशाओं का प्रकाश विद्यमान है, इसलिए इस विषय में अभिभावकों को रचनात्मक सोच से काम लेना चाहिए। सामाजिक तौर पर विवाहित युगल से पैदा हुए बच्चे ही सामान्य होते हैं और माँ बाप की इच्छाओं और अपेक्षाओं के केंद्र होते हैं। इसीलिए इन बच्चों को पालने, पढ़ाने और उनकी प्रतिभा के विकास के लिए रुचि लेना माँ बाप का दायित्व होता है। वे नैतिक और सामाजिक दृष्टि से भी अपने बच्चों के प्रति समर्पित होते हैं। यदि पति पत्नी में इच्छा नहीं होती और बच्चे पैदा हो जाते हैं तो ऐसे बच्चे अभिभावकों से वह स्नेह प्राप्त नहीं कर पाते जिसकी वे अपेक्षा करते हैं। ऐसी अवांछित संतानें परिवार में पलती जरूर है, लेकिन उनमें प्रतिभा की हमेशा कमी बनी रहती है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवारों के बच्चे, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के बच्चे, घुमक्कर जातियों के परिवारों के बच्चे, खादानों के मजदूरों के बच्चे, बांधों पर काम करने वाले परिवारों के बच्चे आदि ऐसे लाखों बच्चे हैं जिनमें प्रतिभा होते हुए भी उनकी प्रतिभा कुंठित हो जाती है और वे अपने परिवार के साथ जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। ऐसे बच्चे परिवारों पर बोझ तो बनते ही हैं, साथ ही समाज और देश का भी भला नहीं कर पाते। परिवार में उपेक्षित ऐसे बच्चे जहां मजदूरी कर के पेट पालते हैं, वहीं वे मजदूरी और काम के अभाव में छोटे मोटे अपराध भी करने लगते हैं। ये छोटे मोटे अपराधी ही पूर्ण परिपक्वता पा जाने के बाद अपराध के गलियारों में जिंदगी जीने लगते हैं और उनकी प्रतिभा को गलत दिशा मिलने लगती है और वे समाज पर बोझ या अभिशाप बन जाते हैं। वास्तव में प्रतिभा का अपना मनोविज्ञान है। जिस प्रकार से चाकू का काम काटना है, चाहे तो उस चाकू से शरीर में घुसी हुई गोली को निकालकर एक व्यक्ति के प्राणों को बचाया जा सकता है और उसी चाकू के दूसरे व्यक्ति का गला काटकर हत्या भी की जा सकती है। यह चाकू के उपयोग पर निर्भर है। इसी प्रकार प्रतिभा तो प्रतिभा है, वह अभ्यास के द्वारा संगीत, शिल्प अथवा कला के रूप में मुखरित हो सकती है या फिर जेब काटने के सिद्ध हस्त होकर उसमें प्रवीणता के रूप में प्रकट हो सकती है। बच्चे की इच्छा करने वाले अभिभावक बच्चों की सुख सुविधा और उसके उज्जवल भविष्य के लिए उनका वर्तमान सजाना संवारना चाहते हैं। संतान के लिए वह हर संभव त्याग करने के लिए तत्पर रहते हैं। बच्चे के शुभ अथवा कल्याण के लिए उनके प्रयास इस बात के प्रमाण है कि उनकी सारी इच्छाएं, आकांक्षाएं और अपेक्षाएं उस पर ही केंद्रित है। वे जहां अपने बच्चे को अपने बुढ़ापे का सहारा समझते हैं, वहीं उसे लायक भी बनाना चाहते हैं। यदि पति पत्नी के संबंध परस्पर मधुर होते तो बच्चे पर भी उनका अनुकूल प्रभाव पड़ता है। महिलाएं भी अक्सर परिवार को सुखी एवं समृद्धशाली बनाने के लिए नौकरी करती है, घर को सजा संवार कर रखती है। ऐसे जागरूक माता पिता यथाशक्ति यह प्रयास करते हैं कि उनके बच्चों पर कोई गलत प्रभाव ना पड़े। कुछ अभिभावक तो बच्चों के सामने धूम्रपान करना भी पसंद नहीं करते। वे जानते हैं कि यदि धूम्रपान करेंगे, घर में मादक पदार्थों का उपयोग करेंगे तो बच्चों पर उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। परिवार के वातावरण का बच्चों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि पति पत्नी में मनमुटाव रहता है, वे आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हुए नदी के दो किनारों की भांति जीवन निर्वाह करते हैं, तो बच्चा भी तनावग्रस्त रहने लगता है। वह अपने मन की बात माँ बाप से नहीं कह पाता और इसका प्रभाव यह होता है कि वह अंतर्मुखी हो जाता है। गुमसुम रहना उसकी आदत बन जाती है। यदि परिवार में लड़कियां ही लड़कियां हैं तो भी उसकी सोच प्रभावित होती है, क्योंकि कई लड़कियों के बाद जब घर में लड़का आता है तो अभिभावक उसके प्रति कुछ अधिक ही प्यार दर्शाते हैं। उसे घर से बाहर जाने की भी स्वतंत्रता नहीं होती। इसी प्रकार यदि बच्चा परिवार की पहली संतान है तो भी उसकी प्रतिभा के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे बच्चे पर माँ बाप का अधिक स्नेह होता है जो उसकी सोच को प्रभावित करता है। कामकाजी महिलाओं के बच्चों की प्रतिभा के विकास पर भी कुछ विपरीत प्रभाव दिखाई देते हैं। वास्तव में ऐसे माँ बाप को समय ही नहीं मिलता कि वे बच्चों के बारे में देख समझ सके। ऐसे बच्चों की मानसिक सोच भी कुंठित होने लगती है। यदि परिवार संयुक्त है अथवा एकल है तो भी बच्चों के व्यक्तित्व विकास और प्रतिभा विकास पर किसी का ध्यान नहीं होता। बड़े परिवार में जहाँ बच्चों की संख्या अधिक होती है अथवा जहाँ उनकी व्यक्तिगत
योग्यता अथवा प्रतिभा को देखने वाला कोई नहीं होता, वहाँ उनकी प्रतिभा कुंठित हो जाती है। छोटे परिवार के बच्चों का विकास इसलिए जल्दी और संतुलित रूप से होता है कि कम से कम माँ तो उसकी आवश्यकताओं को समझती है, जबकि घर से बाहर उसकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को समझने वाले कम होते हैं। जिन स्कूलों में शिक्षक बच्चों पर व्यक्तिगत रूप से नज़र रखते हैं अथवा जब शिक्षक किसी बच्चे की प्रतिभा से परिचित हो जाता है तो उसकी प्रतिभा में निखार आने लगता है। प्रतिभा को उभरने के लिए स्नेह, सहयोग, प्रेरणा की आवश्यकता होती है। इसके अभाव में बच्चा अपने आप को असुरक्षित और तनावग्रस्त अनुभव करता है और उसमें निराशाएं भी पैदा होती है। प्रेरणा पाकर बच्चों में बोलने, अभिनय करने, खेलने, सामाजिक कार्यों और संकेतों का विकास सरलता से होता है। यदि ऐसे में बच्चों की इच्छाओं का दमन किया जाता है तो उसकी प्रतिभा कुंठित हो जाती है। जिस प्रकार से पानी पाकर पौधे लहलहा उठते हैं, उसी प्रकार से प्रेम, स्नेह, प्रेरणा, प्रोत्साहन पाकर प्रतिभाएं निखरने लगती है। प्रेरणा पाकर बच्चों में संघर्ष करने की शक्ति का विकास होता है। उनमें समायोजन करने और समन्वय करने की भावना आती है। प्रथम न आ पाने का दुख व्यक्ति तब सरलता से सहन कर जाता है जब उसे दूसरा स्थान प्राप्त हो जाता है। संतोष की संतुष्टि उसे निरंतर प्रथम के लिए प्रेरित करती रहती है। अंत में उसे प्रथम श्रेणी प्राप्त हो ही जाती है। परिवार में बच्चों की स्थिति भी प्रतिभा विकास पर प्रभाव डालती है। वह छोटा है अथवा मंझला, छोटा होने पर उसे माता पिता का प्यार तो मिलता ही है, बड़े भाई बहनों का स्नेह और सहयोग भी मिलता है। छोटा बच्चा अक्सर भाई बहनों से प्रेरित होता है और अच्छी बुरी आदतों का अनुकरण अपने बड़ों से करता है। छोटा परिवार आधुनिक जीवन शैली का आदर्श बन गया है और अब छोटे परिवार को भी ही मान्यता मिलने लगी है। जिस घर में 4-5 बच्चे होते हैं उस परिवार के बारे में लोगों की धारणा भी अच्छी नहीं होती। बड़े परिवार में आपस में कलह की संभावना अधिक रहती है। बंटवारे के कारण उनमें तनाव और खिंचाव भी हमेशा बना रहता है। आर्थिक साधन भी सीमित होने के कारण सब बच्चों को पढ़ने और बढ़ने के समान अवसर प्राप्त नहीं हो पाते। सबके लिए अच्छे स्कूलों की फीस का खर्च उठाना भी संभव नहीं हो पाता। परिवार के सदस्य आर्थिक अभावों के कारण तनावों से ग्रसित रहते हैं। इस कारण सब बच्चों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती। ऐसे परिवारों से आए बच्चे जहां हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं, वहीं उनका समुचित मानसिक विकास भी नहीं हो पाता। यदि किसी कारण से एक बच्चा आगे बढ़ भी जाता है तो दूसरा बच्चा पहले से ईर्ष्या करने लगता है और ईर्ष्या की ऐसी भावनाएं ही पारिवारिक एकता में व्यवधान उत्पन्न करती है और परिवार में बिखराव आने लगता है। परिवार के बारे में कुछ मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि परिवार में बच्चों की प्रतिभा निखरती है। गोल्डस्टीन नामक विद्वान का कथन है कि परिवार वह पालना है जिसमें भविष्य के प्रजातंत्रात्मक सामाजिक व्यवस्था के बच्चे जन्म लेते हैं और प्रारंभिक शिक्षा पाते हैं। परिवार में ही बच्चा सामाजिक व्यवहारों को सीखता है। पारिवारिक संबोधन मम्मी, पापा, अंकल, आंटी, दीदी आदि से जुड़ाव स्थापित करता है। वह संपर्क में आने वाले लोगों से प्रभावित होता है, उनसे कुछ सीखता है। ये गुण ही उनके आगामी जीवन के संस्कार बनते हैं और प्रतिभा के रूप में निखरते हैं। केमिस्ट की 7 वर्षीय बच्ची डॉक्टरों के लिखे हुए पर्चों को सरलता से इसलिए पढ़ लेती है क्योंकि यह गुण उसे विरासत में घर से ही मिली है। परिवार को प्रथम पाठशाला के रूप में मान्यता मिली हुई है। इसके पीछे भी यही मान्यता है कि परिवार से ही बच्चा सब कुछ सीखता है। उसके व्यक्तिगत विकास और प्रतिभा विकास उसके परिवार की देन है, वह इससे अछूता नहीं रह सकता। बच्चों के संस्कारों को अभिभावकों के संस्कारों की देन कहा जाता है। यदि माँ बाप का व्यवहार बच्चों के साथ कर्कश होता है तो बच्चों पर भी उसका वैसा ही प्रभाव पड़ता है। यह व्यवहार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। वास्तव में इसके पीछे भी मनोवैज्ञानिक कारण यह है कि बच्चा यह समझता है कि यही उचित है। उसे उचित अनुचित का ज्ञान ही नहीं कराया जाता। जिन परिवार में अभिभावक बच्चों को अपना मित्र मानने लगते हैं, उन परिवार के बच्चों में प्रतिभा मुखरित होने लगती है। ऐसे अभिभावक अपना अधिकांश समय बच्चों में ही बिताते हैं। वे बच्चों के कार्यों में रुचि लेते हैं, उनके कार्यों, व्यवहारों और सफलताओं की प्रशंसा करते हैं। ये कार्य अथवा व्यवहार चाहे कितनी ही छोटे अथवा सामान्य क्यों न हो, अभिभावक इनकी प्रशंसा करते हैं। ऐसे अभिभावक अपने बच्चों के छोटे से छोटे कार्यों की प्रशंसा करते हैं
अरे वाह, सलोनी तो बहुत सुंदर लिखती है, स्कूल में स्टार मिला कि नहीं। प्रतिभा विकास के लिए जरूरी है कि अभिभावक अपने बच्चों में विश्वास व्यक्त करे, उनकी बातों को ध्यान से सुने और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुने। उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल ठीक ठाक दे। मेरा सिर न खाया कर, जा पिताजी से पूछ जैसी उपेक्षा अथवा उदासीनता पाकर भविष्य में बच्चा आपसे कुछ पूछने का साहस न जुटा पाएगा और उसकी प्रतिभा कुंठित हो जाएगी। बच्चा यदि चित्रकार बनना चाहता है अथवा उसकी रुचि पत्रकारिता अथवा संगीत में है तो उसकी इस प्रतिभा में विश्वास व्यक्त कर अपना स्नेह लगाव रुचि उसमें प्रदर्शित करें, उसकी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखें। चित्रकारी के लिए आजकल कौन से कलर चल रहे हैं, तुम कल जरूर लेकर आना, ब्रश भी ले आना, एक तिपाई भी तो चाहिए और जो भी सामान तुम्हें चाहिए कल जरूर ले आना, ये रुपये रख लो। इस प्रकार स्नेह, सहयोग और प्रेरणा बच्चों की प्रतिभा के निखरने में सहायक बनेगी। मनोवैज्ञानिक भाषा में ऐसे बच्चों को स्वीकृति बच्चों की श्रेणी में रखा गया है। आशय यह है कि स्वीकृति बच्चों को यहाँ अभिभावक का स्नेह, सहयोग और मान सम्मान मिलता है, वहीं अस्वीकृत बच्चों को उपेक्षा और डांट के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता। स्वीकृति बच्चों की प्रतिभा अवश्य ही निखरती है, इसलिए परिवार में स्वीकृति बच्चे ही आएं। यदि परिवार में कोई अस्वीकृत बच्चा है, विकलांग है, मंदबुद्धि अथवा दूसरों की तुलना में कहीं कमजोर है तो उस बच्चे की उपेक्षा न करें। वास्तव में ऐसे बच्चे आपकी सहानुभूति, स्नेह और सहायता के पात्र हैं। इसी प्रकार से कुछ परिवारों में आज भी लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को हीन दृष्टि से देखा जाता है, जो उनके साथ अन्याय तो है ही, साथ ही मनोविज्ञान की दृष्टि से भी अनुचित है। स्वीकृत बच्चों भी अधिक लाड़ प्यार के कारण बिगड़ जाते हैं और शीघ्र ही वे परिवार पर बोझ साबित होने लगते हैं। सामाजिक भावना प्रतिभा विकास में बड़ी सहयोगी होती है। देखा जाता है कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनमें यह भावना अधिक विकसित होती है और जो स्कूल नहीं जाते उनमें सामाजिक भावना की कमी पाई जाती है। स्कूल जाने से बच्चों में निम्न गुणों का विकास होता है जो समग्र रूप से उनकी प्रतिभा शक्ति का प्रभावित करता है। एकाग्र होकर सीखने की इच्छा, सहयोगी भावना, दूसरे से सहानुभूति, सही समय पर काम करने की आदत, बुद्धि का विकास, नैतिक आचरणों आदर्शों से प्रेरणा, शारीरिक विकास, भाषा का विज्ञान, बोलने की क्षमता का विकास, संवेगों का विकास, सामूहिक उत्तरदायित्व वहन करने की क्षमता, प्राकृतिक प्रेम, इन सब के साथ साथ बच्चे में सामाजिक भावना का विकास होता है। उसमें परस्पर शिष्टता और शालीनता का गुण विकसित होता है जो उनकी प्रतिभा को नए नए रूपों में प्रकट होने के लिए उत्साहित करता है। उसमें कक्षा में बैठने की आदत विकसित होती है। स्कूलों में ही बच्चे विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं, उनमें खिलाड़ी भावना विकसित होती है। यह भावना ही उनमें उत्तरदायित्व भावना को लाती है। इस प्रकार के बच्चों की प्रतिभा को मुखरित करने के लिए सामाजिकता एक गुण के रूप में विकसित होती है। बच्चों में प्रतिभा सुप्तावस्था में होती है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि प्रतिभा का विकास धीरे धीरे अवस्था के अनुसार होता है। छोटी उम्र में शिशुओं पर किए गए प्रयोगों के निष्कर्ष रूप से यह पाया गया है कि बच्चे के व्यक्तिगत में शुरू से ही अंतर होता है। एक बच्चा प्रारंभिक अवस्था में ही गुमसुम सा रहता है तो दूसरा आंखें फाड़ फाड़ कर मुस्कुराता रहता है, तीसरा रोता रहता है और चौथा सोता रहता है। जन्म के बाद से ही यह देखने को मिलता है कि बच्चों के स्वभाव, आदतों, व्यवहारों में अंतर होता है। ये स्वभाव, आदतें और व्यवहार समय के साथ बदलते जाते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि प्रारंभिक अवस्था की इन्हीं बातों से बच्चों का व्यक्तित्व, प्रतिभा और भविष्य प्रभावित होता है। जो भी हो, बच्चों में आई परिपक्वता के आधार पर कुछ अलग अलग विशेषताएं दिखाई देने लगती है। विद्यालय जाने से पूर्व के बच्चों की सामान्य उम्र 3 से 6 वर्ष होती है। यद्यपि आजकल बच्चे जल्दी स्कूल जाने लगते हैं, लेकिन बच्चों की सामाजिक और व्यक्तिगत समझ के संदर्भ में देखा जाता है कि इस उम्र के बच्चे अपनी माँ को ही अधिक स्नेह करते हैं। परिवार के अन्य सदस्यों से भी उनका लगाव होता है, लेकिन माँ
माँ के सामने दूसरे सदस्यों का लगाव फीका पड़ जाता है। इस अवस्था के बच्चे शीघ्र ही आस पड़ोस के हम उम्र बच्चों से घुल मिल जाते हैं। जब माँ के साथ बाहर जाते हैं तो भी वे नई परिस्थितियों से जल्द समन्वय कर लेते हैं और नए नए मित्र बना लेते हैं। इस अवस्था में लड़के लड़की का अंतर भी कम ही देखा जाता है। लड़के लड़कियां साथ साथ खेलते खाते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में पहुंचकर बच्चों में कई अंतर आने लगते हैं और इस अवस्था में बच्चा स्कूल जाने के प्रति बड़ा उत्साही होता है। यदि अभिभावक उसकी इस इच्छा को पूरा करते रहे तो वह पढ़ाई में भी आगे बढ़ जाता है। उसमें स्वतंत्रता और आत्मविश्वास की भावना विकसित होने लगती है। इस अवस्था में बच्चों के संबंध उसके स्कूल के मित्रों से भी होने लगते हैं। वह अपनी समान आयु के बच्चों के साथ रुचि लेने लगता है। लड़कियों के साथ रहना पसंद करती है। वास्तव में इस अवस्था के आते आते बच्चों में लिंग भेद की समझ आने लगती है। यहाँ तक कि लड़के लड़कियों के खेलों में भी अंतर आने लगता है। छोटे बच्चों पर बड़े भाइयों का स्नेह बढ़ने लगता है और वे मेले आदि से अपने छोटे भाइयों के लिए खिलौने आदि लाने लगते हैं। इस प्रकार के स्नेह के प्रदर्शन से बच्चों में आपस में जुड़ाव आता है, जो बाद में पारिवारिक संबंधों की दृढ़ता के रूप में प्रकट होता है। इस अवस्था में बच्चे के मित्र घर भी आने लगते हैं। अभिभावकों का दायित्व हो जाता है कि वे बच्चों के इन मित्रों पर नजर रखें। इस अवस्था में ही बच्चे अपने किसी शिक्षक, मित्र अथवा निकट संबंधी को आदर्श रूप में स्वीकार लेते हैं और मन ही मन उससे बहुत स्नेह करने लगते हैं। वे यह भी नहीं जानते कि उनका इस प्रकार का एक पक्षीय स्नेह क्या अर्थ रखता है, लेकिन वास्तव में यह एक भावनात्मक पक्ष है। मित्रों के प्रति उसका यह बढ़ता लगाव उसमें कई प्रकार की भावनाएं लाता है। मित्रों से स्नेह, सहानुभूति, सहयोग आदि की भावना, सामाजिकता आदि इस अवस्था में विकसित होती है। चूंकि मित्रता का सिद्धांत है कि वह केवल समान रुचि वाले बच्चों में ही बढ़ती है, इसीलिए इस अवस्था में नए नए मित्र बनते हैं, पुराने छूटते जाते हैं। वास्तव में छूटते इसलिए हैं कि उनकी रुचियों में अंतर आने लगता है और यह अंतर ही उन्हें एक दूसरे से दूर करता जाता है। इस अवस्था में ही बच्चों में झगड़े भी होते हैं। झगड़ों का कारण व्यक्तित्व प्रदर्शन की भावना है। परस्पर विचारों के अंतर के कारण भी झगड़े हो जाते हैं। अभिभावक को चाहिए कि वे बच्चों के इन झगड़ों को उतनी गंभीरता से न ले और बच्चों को स्वयं ही एक दूसरे को समझने और समन्वय करने का अवसर दे। किशोरावस्था ही प्रतिभा विकसित होने की अवस्था है, अतः इस अवस्था के बारे में अभिभावक सदैव नजर रखें। वास्तव में इस अवस्था में बच्चे बच्चियों में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन तीव्रता के साथ होती है। बच्चों की रुचि विपरीत लिंग के प्रति भी उत्पन्न होती है। इसमें नई नई रुचियों का भी विकास होता है। आदर्शों में भी परिवर्तन होने लगता है। बच्चों में प्रदर्शन की भी भावना विकसित होती है। इस उम्र में वे सजना संवरना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना भी पसंद करते हैं। आयु वृद्धि के साथ साथ उनमें जो समझ आती है और इस समझ के साथ साथ ही उनमें जो विकृतियां आती है उनमें अभिभावकों को गंभीर रहना चाहिए, क्योंकि उत्तर किशोरावस्था में लड़के लड़कियां भावनाओं के आवेश में बहकर कुछ ऐसा आचरण कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए। इस अवस्था में गुमराही के अंधेरे में बचाने की जरूरत है और आप उन्हें अपना मित्र समझें, सहेली माने। वर्तमान के अनुसार बच्चों में प्रतिभा विकसित होने के लिए उनके व्यक्तित्व को दो भागों में बांटा गया, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व के धनी बच्चे कम बोलने वाले, चिंतनशील, स्वभाव में संकोची, अध्ययनशील, विचारवान, सामाजिक, लोकप्रिय, एकांत में बैठकर चिंतन करने वाले, झूठ न बोलने वाले, सरल स्वभाव के, सादगी प्रिय, मौलिक विचार वाले, दूरदर्शी, कवि और लेखक हृदय, दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने वाले, गणित और विज्ञान विषय में रुचि रखने वाले होते हैं। अभिभावक यदि इनमें रुचि ले और इनकी प्रतिभाओं का समय समय पर मूल्यांकन करें तो उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफल बना सकते हैं। जहाँ तक बहिर्मुखी व्यक्तियों के बच्चों का संबंध है, वे समायोजन करने वाले, सामाजिक तो होते हैं लेकिन वे आत्म प्रशंसा और खुशामद प्रिय होते हैं। ऐसे बच्चे जीवन का उद्देश्य खाओ पियो और मौज करो से अधिक कुछ नहीं मानते। अध्ययन के अलावा सामाजिक कार्य करने, बोलने में प्रखर और ईमानदारी के साथ साथ दुनिया के वर्तमान स्थिति में ढलने में कुशल होते हैं। ऐसे बच्चे उचित अनुचित का ज्ञान रखते हुए सभी कार्य करने में प्रवीण होते हैं।
कुछ बच्चों में दोनों ही प्रकार की प्रवृत्तियां पाई जाती है, जो प्रोत्साहन, अवसर और संयोग संवेगों के कारण या तो मुखर रूप में उभरती है अथवा प्रोत्साहन एवं अभाव में प्रभावहीन हो जाती है। अतः बच्चों की भावनाओं का मूल्यांकन अपने स्तर पर करें और उनकी सुख सुविधाओं पर ध्यान दें। इस विषय में अभिभावक की भूमिका उस कुम्हार के समान होती है जो कच्चे बर्तन बनाने में, उन्हें आकार देने में, दोष निकालने में ऊपर से तो पीटता है, चोट देता है, लेकिन अपना दूसरा हाथ सहारे के रूप में नीचे लगाए रहता है ताकि संतुलित रूप में पड़ी हुई चोट को वह स्वयं अपने हाथों पर सह ले। आगे है परिवार और वातावरण। पारिवारिक और सामाजिक वातावरण का आशय उन आंतरिक और बाहरी शक्तियों, प्रभावों, परिस्थितियों और व्यवहारों से है जो बच्चे के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज, बोलचाल पर प्रभाव डालते हैं। ये प्रभाव ही बच्चों के विकास और उनके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, उन्हें पारिवारिक अपेक्षाओं के अनुकूल बनाते हैं। माली धरती को उपजाऊ बनाकर उसमें उत्तम बीजों का बीजारोपण करता है ताकि उसमें उत्तम किस्म के स्वस्थ पौधे पैदा हों, फूल और फल पैदा हों। परिवार में बच्चों की धारणा भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। कुछ मनोवैज्ञानिक तो वंशानुक्रम के सिद्धांत को मान्यता देते हैं, लेकिन आधुनिक विद्वानों और समाज शास्त्रियों का मत है कि बच्चा चाहे कोई भी हो, क्यों ना हो, वातावरण उसे अच्छा अथवा बुरा बना देता है। नवजात शिशु के व्यक्तित्व को इच्छा अनुसार मोड़ दिया जा सकता है। संसार में पैदा होने वाला प्रत्येक बच्चा एक समान होता है, वह अच्छा अथवा बुरा, हिंदू अथवा मुसलमान बाद में बनता है। एक विद्वान का तो मत है कि एक चोर के घर में पलता शरीफ बच्चा भी चोर बन जाएगा। यही कारण है कि वंशानुक्रम के सिद्धांत को आधुनिक विचारक कम महत्व देते हैं, फिर भी उसका अपना महत्व तो है ही। वंशानुक्रम के बारे में इतनी मान्यता तो अवश्य है कि बच्चों का शारीरिक गठन, रंग, रूप, आकार आदि वंश के प्रभावित होता है, लेकिन उनकी मानसिकता, योग्यता, स्वभाव आदि वातावरण से प्रभावित होते हैं। वातावरण का अर्थ सामान्य रूप से यह लिया जाता है कि वंशानुक्रम से प्राप्त शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं को बाहरी सामाजिक वातावरण विकसित करता है। इस प्रकार से वातावरण उस संपूर्ण सामाजिक क्षेत्र से संबंधित है जहां बच्चा पलता, बढ़ता है, बड़ा होता है, शिक्षा प्राप्त करता है। वातावरण को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। वातावरण वह समस्त आंतरिक तथा बाहरी शक्तियों, प्रभावों एवं परिस्थितियों का सामूहिक रूप है जो जीवनधारी के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, अभिवृद्धि, विकास तथा परिपक्वता पर प्रभाव डालता है। बच्चों की प्रतिभा, व्यक्तित्व पर सामाजिक वातावरण सबसे अधिक प्रभाव डालता है। बच्चे किस समाज के हैं, उनके माता पिता पढ़े लिखे हैं कि नहीं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, बच्चों को खान पान की कितनी सुविधाएं हैं, उन्हें समय पर पौष्टिक आहार मिलता है कि नहीं। निर्धन परिवारों से आने वाले पिछड़े वर्गों के बच्चे अन्य वर्गों की तुलना में पिछड़े रहते हैं। महानगरों में बच्चों को प्रवेश देते समय अभिभावकों का भी साक्षात्कार होता है। इन साक्षात्कार के पीछे भी यही मान्यता है कि बच्चों से संबंधित संस्थाएं यह जानना चाहती है कि बच्चा किस पारिवारिक वातावरण से संबंधित है। पारिवारिक वातावरण अच्छा, स्वस्थ, सुंदर, शांत हो तो बच्चे की प्रतिभा विकसित होगी। इसके विपरीत उसकी प्रतिभा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पारिवारिक वातावरण के संबंध में ही जॉन ओनासिस ने कहा था कि उसकी सफलता का एक रहस्य यह भी है कि वह जीवन भर अपनी हैसियत से अच्छे मकान में रहा है। मेरा विश्वास है कि अच्छा घर, अच्छा परिवार व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाता है और इसकी शुरुआत बचपन से ही हो जाती है। बच्चा यदि खुले, बड़े, हवादार, साफ सुथरे बगीचे वाले मकान में रहता है तो उसकी सोच भी उसी के अनुरूप विकसित होती है। जिन परिवार में शांति का वातावरण नहीं होता अथवा जहाँ पति पत्नी में तनाव, टकराव की स्थिति बनी रहती है, वहाँ बच्चे का विकास भी अवरुद्ध होता है।
वह साथी बच्चों के बीच चुपचाप बैठा रहता है। ऐसे बच्चे पारिवारिक अपेक्षाओं को भी पूरा नहीं कर पाते। शांत वातावरण वाले परिवार में बच्चे शिष्ट, शालीन, सभ्य और सुसंस्कृत बनते हैं। उनका सामान्य ज्ञान भी अच्छा होता है। परिवार और समाज के वातावरण के बाद बच्चों को सबसे अधिक स्कूल का वातावरण प्रभावित करता है। स्कूल का वातावरण ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को अपनी ओर आकृष्ट करे। एक अच्छा स्कूल बड़ी बड़ी खिड़कियों, दरवाजों वाले बड़े बड़े हवादार कमरे, छोटा सा सुंदर बगीचा, खुला लॉन, खेल का मैदान, पानी, टॉयलेट की सुविधा पाकर बच्चा स्कूल की ओर आकृष्ट होता है। वह स्कूल जाने के लिए सुबह से ही तैयार होता है। उसके मन में सीखने की इच्छा बलवती होने लगती है। वह बड़े उत्साह के साथ स्कूल जाता है और वहां जाकर उसे जो मानसिक संतुष्टि मिलती है वह उसके प्रतिभा विकास में सहयोग देती है। प्रयोगशाला में जाकर वह नई नई विधियों सीखता है। पुस्तकालय में जाकर नई नई पत्रिकाएं और समाचार पत्र देखता है। वास्तव में यहाँ उसकी मानसिक भूख को संतुष्टि मिलती है। खेल का मैदान उसे खेलने के लिए उत्साहित करता है। वातावरण के साथ साथ बच्चे की प्रतिभा की नई गति, दिशा और सोच देने वाला कुछ अन्य घटक निम्न है। बुद्धि। बच्चे के विकास में बुद्धि सबसे अधिक प्रभाव डालती है। ऐसा देखा जाता है कि कुशाग्र बुद्धि के बच्चों का विकास तीव्र गति से होता है तथा मंद बुद्धि के बच्चों का विकास धीमी गति से होता है। तीव्र बुद्धि वाले बच्चे बोलना, चलना, बात को समझना, तर्क करना शीघ्र ही सीख जाते हैं। उसमें अपने पराये का अंतर भी दिखाई देने लगता है। किशोरावस्था के बच्चों की बुद्धि में तीक्ष्णता लाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है और इस विषय में कहा जाता है 3R का ध्यान रखें। रिमेम्बरिंग यानी याद करना, रिपीटिंग यानी दोहराना और राइटिंग यानी लिखना से बुद्धि में विकास होता है। जातीय संस्कृति। जातीय संस्कृति एक प्रकार से सामाजिक वातावरण का ही एक रूप है। जिस प्रकार से एक वर्ग विशेष का बच्चा उस वर्ग विशेष के रीति रिवाजों, भाषा आदि सरलता से सीख जाता है, उसी प्रकार से वह अपनी संस्कृति को अन्य बातों भी सरलता से सीख जाता है, बल्कि ये बातें उसमें अपने आप आ जाती है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्र बस्तर, झाबुआ आदि के आदिवासी बच्चे अपनी संस्कृति के वाद्य यंत्र, नृत्य आदि बड़ी जल्दी सीख जाते हैं। यहाँ तक कि उनमें इसमें प्रवीणता प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। कर्मकांड करने वाले पंडा पुजारियों के बच्चों को अपने इन धर्म ग्रंथों की बातें अपने आप कंठस्थ हो जाती है। वर्ण यानी रंग। अक्सर यह कहा जाता है कि गोरे वर्ण के बच्चों की बौद्धिक विकास अपेक्षाकृत अन्य वर्णों के बच्चों से अधिक होता है। वास्तव में इस प्रकार की बातें केवल अनुभवों के आधार पर कही जाती है। इसका कोई ठोस प्रमाणिक आधार नहीं है और न ही इस विषय में कोई बड़े प्रयोग किए गए हैं, न ही लोग इसे बहुत अधिक मान्यता ही देते हैं। यदि कक्षा में अध्यापक रंग के आधार पर बच्चों को अंतर करते हैं तो श्याम रंग के बच्चों में हीनता अवश्य आ जाएगी। लिंग भेद। हमारे देश में लिंग भेद के कारण कई भ्रामक धारणाएं प्रचलित है। आज भी कई परिवार समाज यह मानते हैं कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में प्रतिभा कम होती है, जबकि पिछले दिनों के कई उदाहरण इसके अपवाद हैं। पिछले 4-5 साल में केंद्रीय सेकेंडरी बोर्ड परीक्षाओं में परीक्षाफल पर नज़र डालें तो यह मान्यता भ्रामक सिद्ध हो जाएगी। पिछले कई वर्षों से लड़कियां पढ़ाई के मामले में लड़कों से आगे हैं। जहां तक शारीरिक रचना का संबंध है, लड़के खेल कूद आदि स्वतंत्रता पूर्वक में भाग लेते हैं, इसलिए उनका शारीरिक और मानसिक विकास लड़कियों की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से होता है। परिवार में भी लड़कों को भी अभिभावकों का स्नेह अधिक मिलता है। हाँ, लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा यौन परिवर्तन कुछ समय पहले लगभग 1 वर्ष पूर्व दिखाई देने लगते हैं। किशोरावस्था आदि आते ही लड़कियां लड़कों से लंबी हो जाती है, लेकिन इनका मानसिक विकास इस अवस्था में आकर रुक जाता है और वे घर की चारदीवारी तक ही सीमित रह जाती है। जिन परिवारों में लड़कियों को पढ़ने लिखने, घूमने फिरने की अधिक स्वतंत्रता मिलती है, वहाँ लड़कियाँ सफलताओं की नई ऊंचाइयाँ छू जाती है। आज से लगभग 25-30 वर्ष पूर्व हमारे देश में भी लड़कियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन संविधान में दिए गए स्वतंत्रता और समानता के अधिकार के प्रेक्ष्य में लड़कियों की भलाई पर जो ध्यान दिया गया, उसके
अच्छे परिणाम सामने आए हैं और आज लड़कियों को जीवन के हर क्षेत्र में मान्यता और प्रतिष्ठा मिलने लगी है। अब जब राजनीति में भी महिलाओं के आरक्षण को मान्यता दी गई, तब से उनकी स्थिति में और भी परिवर्तन आया है। पौष्टिक आहार बच्चों के व्यक्तित्व और प्रतिभा विकास के लिए आवश्यक अंग है। भोजन में यदि बच्चा को विटामिन युक्त भोजन मिलता है तो उनकी प्रतिभा मुखारित होने लगती है। बच्चों को पढ़ने के बाद कुछ न कुछ स्वल्पाहार अवश्य मिलना चाहिए। दूध, फल, अंडे, अंकुरित दालें आदि ऐसे आहार हैं जो बच्चों के संतुलित विकास में सहायक है। खुला वातावरण, जैसा कि बताया गया है कि खुले स्थान पर बने हुए विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। खुले स्थान में सामूहिक प्रार्थना, व्यायाम और सामूहिक खेलों के आयोजन का बच्चों के व्यक्तित्व विकास पर अच्छा असर पड़ता है। गांव के बच्चे शहरों के बच्चों की अपेक्षा इसलिए स्वस्थ होते हैं क्योंकि उन्हें स्वच्छ हवा, पानी, सूर्य की रोशनी मिलती है। शहरों का दूषित पर्यावरण बच्चों की प्रतिभा पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। विकलांगता, यदि बच्चा विकलांग है, मंदबुद्धि है अथवा शारीरिक रूप से कोई कमी है तो उसका मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। पोलियो से ग्रसित बच्चे में हीनता घर करने लगती है। वह अपनी सूखी टांग को देखकर कभी कभी सोचने लगता है कि काश उसकी टांगें भी अन्य बच्चों के जैसी सामान्य मजबूत होती तो वह भी अन्य बच्चों के साथ ऐसे ही भागता। ऐसे बच्चों की प्रतिभा कुंठित हो जाती है और वे योग्य होते हुए भी पिछड़े रह जाते हैं। परिवार में बच्चे की स्थिति का भी उसकी प्रतिभा पर प्रभाव पड़ता है। इकलौता बच्चा सबके स्नेह का केंद्र होता है और उसकी सब इच्छाएं पूरी होती है। इसी प्रकार से छोटा अथवा बड़ा होना भी उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। यदि परिवार में लड़कियां हैं और बालक केवल एक है तो भी उसके विकास पर असर पड़ेगा। प्रतिभा कोई भौतिक वस्तु नहीं है, वास्तव में वातावरण और अन्य ऐसी परिस्थितियां हैं जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। वातावरण का सुखद, मधुर, सुरक्षित और निरापद बनाने के लिए अपनी सोच को व्यवहारिक बनाएं। बच्चों में प्रतिभा के फूल स्वयं खिलने लगेंगे। तो इस पार्ट में हम लोगों ने परिवार की स्थिति और परिवार की संरचनाओं पे बात किया। अगली बार प्रतिभा कैसे विकास करते हैं इस पे बात करेंगे। पार्ट 1 समाप्त हुआ, पार्ट 2 में लगे रहें। हम लोग फिर इसी बुक को ले